डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, यह है आज के जिंजी जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या। ये हाल उस जनरेशन का है जिसके एक क्लिक पर उसका मनपसंद खाना, कपड़े, सब कुछ उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन मेरे युवा साथियों, यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि आपका एक हाथ काट दिया जाए, एक पैर काट दिया जाए और आपके शरीर पर जगह जगह से घाव हो और इसके बाद भी आपको युद्ध लड़ने को मैं भेजूं, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? 99% लोग कहेंगे ये क्या पागलपन है। आज राजपूताना टॉक्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसको सुनकर आपको अपने सारे संघर्ष चींटी से भी छोटे दिखने लगेंगे। आदित्य राज जी, बिना किसी देर के शुरू कीजिए आज के इस एपिसोड को। इब्राहिम लोधी। अर्ली 16 सेंचुरी में आखिर बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, ये जानने के लिए हमें दिल्ली के राजा और उस समय के भारत की स्थिति को समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई। बप्पा रावल के द्वारा लगाई गई अभेद्य सुरक्षा की दीवार को तोड़ने में विदेशियों को लगभग 500 साल लग गए थे। साल 1192 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद पहली बार दिल्ली पर किसी विदेशी का कब्जा था। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गोरी तो वापस लौट जाता है, लेकिन अपने गुलामों को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा कर जाता है। और यहीं से शुरुआत हुई थी इस दिल्ली सल्तनत की, जो कि 1206 से 1526 तक चली। तब बाबर के आने तक भारत में रही थी दिल्ली सल्तनत, और इसी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। अब हम करते हैं उस शूरवीर की कहानी की शुरुआत, जिसको सुनकर आपका ठंडा खून भी उबाल खाने लगेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी दिल्ली सल्तनत के दक्षिण पश्चिम में था मेवाड़, और जब इब्राहिम लोदी का शासन दिल्ली पर था, उस समय उसके खिलाफ चट्टान की तरह महाराणा सांगा खड़े थे, जो कि मेवाड़ पर उस समय शासन कर रहे थे। राणा सांगा के दो बड़े भाई थे, कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर रायमल। कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर रायमल, और सबसे छोटे थे राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। अब यदि हम उस समय के मेवाड़ को देखें तो वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। यदि हम उत्तर में देखें तो इब्राहिम लोदी था, दक्षिण में मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय का शासन था, और गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासन था। और इन सभी के बीच मेवाड़ एकमात्र हिंदू राज्य था जो इनकी आंखों में हमेशा से खटकता था, और मेवाड़ पर हमेशा आक्रमण का खतरा बना रहता था। और ऐसे में राणा सांगा पृथ्वीराज चौहान के बाद वो पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने राजपूतों को एकजुट किया और उन्हें अखंड भारत का सपना दिखाया। जब राणा सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने 18 युद्ध लड़े, जिसमें उन्होंने मालवा को जीता और गुजरात के उत्तरी भागों को जीता, और इब्राहिम लोदी को भी पराजित करते ही, और इन्हीं संघर्षों में उन्हें 18 घाव हुए और उनकी आग फूटी। लेकिन वो थोड़े से भी विचलित नहीं हुए, और आज हम एक थोड़ी सी भी चोट लग जाने पर भी कितने डिमोटिवेट हो जाते, डिप्रेशन में जाते, सारी सुविधाएं होते हुए भी डिप्रेस्ड रहते हैं। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। और एक महाराणा सांगा थे, एक हाथ से घोड़े की लगाम संभालते थे और उसी हाथ से शत्रुओं को यमलोक पहुंच जाते थे। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता है। शरीर पर 80 घाव भी हैं, और एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, और एक पैर भी नहीं है। थोड़ा सोच कर देखिए। दो ऐसी परिस्थिति में यदि मैं आपको कहूं जाइए युद्ध कीजिए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? लेकिन राणा सांगा एक चिंगारी नहीं, एक ज्वाला भी नहीं, बल्कि पूरा ज्वालामुखी थे, जिनकी तलवार से निकलते लावे ने दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त किया और सभी राजपूतों को एकजुट किया। यदि एक बार, सिर्फ जीवन में एक बार आपने इनके संघर्ष को समझ लिया, तो जीवन भर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार धूल चटाई की, खटौली में, धौलपुर में और रणथंबोर में। और इसी के पश्चात मेवाड़ की सीमा आगरा तक फैल जाती, और उनके इस पराक्रम को देखकर राजपूताना के सभी राजा उन्हें अपना समर्थन देते। अब इसके बाद राणा सांगा का अगला टारगेट था दिल्ली। दोस्तों, भारत में आया पहला मुगल बाबर था, जिसके मन में एक ही सपना था, हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फहराने का। 1517 उज़्बेकिस्तान में बैठे बाबर के पास खबर आती, हुजूर, सिकंदर लोदी का इंतकाल हो गया है। इसके बाद वो मन में सोचता है कि यह सही मौका है हिंदुस्तान पर हमला करने का, क्योंकि इब्राहिम लोदी कमजोर है। अब बाबर ने पूरा प्लान बना लिया था दिल्ली पर कब्जा करने का, तो वहीं राणा सांगा अखंड भारत बनाना चाहते थे। अब इसी विषय पर कुछ समय पहले संसद में बयान देकर राणा सांगा को गद्दार कहा गया था।
दोस्तों, सिकंदर लोदी की मृत्यु ही बाबर को भारत पर हमला करने का इन्विटेशन था, न कि राणा सांगा। राणा सांगा तो भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे। इस बात की पुष्टि बाबर ने खुद करी थी अपने बाबरनामा में, जिसमें उसने खुद लिखा है कि पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने उन्हें आक्रमण करने को कहा था। अब दोस्तों, बाबर कोई भोला भाला इंसान तो नहीं था। उसने पंजाब पर हमला किया और उसी दौलत खान के हाथ में जब पंजाब तक नहीं बचा, उसे उसे इसने पंजाब से भी खदेड़ दिया। और आगे 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली को जीतकर शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। दोस्तों, राणा सांगा का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक पन्ना नहीं है, वो एक ऐसा अध्याय है जो हर भारतीय के दिल में साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की ज्वाला को जगा देता। सोचिए, देखकर एक ऐसा राजा जिसके शरीर पर 80 घेरे गांव हैं, एक आंख फूटी है, एक हाथ काम नहीं करता, एक पैर तक घायल है, फिर भी वह राजा रणभूमि में खड़ा होकर सिर्फ अपने राज्य की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की स्वतंत्रता का सपना देख रहा है। ऐसा अद्भुत साहस, ऐसा अडिग आत्मबल इतिहास में कमी देखने को मिलता है। आज हमारे पास सब कुछ, सारी फैसिलिटीज, फिर भी एक छोटी सी असफलता में तोड़ देती है। आत्मविश्वास खो देते हैं हम, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन राणा सांगा ने अपने घावों को गौरव के पदक की तरह पहना। हर चोट इनके इरादे को कमजोर नहीं करती थी बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती थी। याद कीजिए, जब उत्तर में इब्राहिम लोदी, जब दक्षिण में मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात का मुजफ्फर शाह हमला कर रहे थे, तब चारों तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण का खतरा था। तब भी राणा सांगा डरे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। उन्होंने 18 युद्ध लड़े, मालवा जीता, गुजरात के उत्तरी इलाके जीते और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया, 3 बार धूल चटाई। उनकी तलवार की गूंज इतनी तेज थी कि सारे राजपूताना के राजा उनके नेतृत्व में एकजुट हो गए। राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ के राजा नहीं रहे, वे पूरे राजपूताना के वीर सेना नायक बन चुके थे। अब सोचिए, जिसके हर सांस में देश के लिए जुनून हो, क्या ऐसे योद्धा को कोई हरा सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे योद्धा को सिर्फ आप शरीर से रोका जा सकता है, आत्मा से नहीं। और यही वही आत्मा थी जिसने उन्हें अखंड भारत का सपना दिखाया। राणा सांगा सिर्फ राजपूतों के राजा नहीं थे, वे हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थे जो गुलामी की जंजीरें तोड़ना चाहता था। आज के समय में जो थोड़ी सी मुश्किलें आई, पढ़ाई का दबाव हुआ, कुछ भी हुआ, करियर का दबाव, कोई भी दूसरी समस्या आई, हम तुरंत टूट गए, खुद को बेकार समझने लगे। लेकिन दोस्तों, राणा सांगा की ओर देखी, उनका शरीर लहूलुहान था लेकिन आत्मा अडिग थी। उनकी आंख चली गई थी लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं गया था। उनका हाथ और पैर घायल था लेकिन उनकी गति और प्रहार करने की ताकत वैसी की वैसी रही। ऐसे ही हमारे भारत के इतिहास में अनेकों उदाहरण है। अगर आप सही लोगों को अपना रोल मॉडल चुनेंगे तो जीवन में हमेशा आगे ही जाएंगे और आपको कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात खास तौर पर मैं आज की जेनजी जनरेशन के लिए कह रहा हूँ। लेकिन राणा सांगा की वीर गाथा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी उन्हें बाबर से लड़ना है और बाबर को धूल चटानी है और उसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में, द बैटल ऑफ खानवा। इस वीडियो को देख रहे ज्यादातर लोगों ने ये नाम और इनका योगदान आज पहली बार सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए हम लाए हैं राजपूताना टॉक्स और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम लाए हैं छत्रपति टॉक्स, ताकि आप जान सके कि आपकी नसों में किन वीरों का खून दौड़ता है और किन के कारण आप खुली हवा में आजादी से सांस ले पा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।